गुड मॉर्निंग गुड़िया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। नरनी गुड़िया, पैसा मिल गया तुम्हारा, रात में ही आ गया था मैसेज। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी और ना ही टेस्ट पेपर जा पाया, और परसों मूड ही नहीं था, उस आप सा था। आज शुरू करते हैं, टेस्ट पेपर भी पहुंचेगा। हम लोग विक्टोरियन एरा की चर्चा कर रहे थे, और विक्टोरियन एरा के रिप्रेजेंटेटिव पोएट टेनिसन की आज चर्चा होगी। तो थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही मैंने बोर्ड पर लिख रखी है, आप उसको नोट कर लें 5 मिनट में, फिर इसके बाद आगे की कहानी शुरू होगी। मैं साथ साथ पढ़ता भी चल रहा हूँ। टेनिसन was born in 1809 and died in 1892। जहाँ तक विक्टोरियन एज की बात की जाए तो इसको एज ऑफ टेनिसन भी कहते हैं, लेकिन 1832 से लेकर के 1887 तक का दिस पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज ऑफ टेनिसन। प्रश्न पूछा भी गया है कि टेनिसन एरा या एज ऑफ टेनिसन कब से कब तक है, तो 1832 से लेकर के 1887 तक का। In 1829, while he was a student at Cambridge, he wrote a poem under title Timbuktu, for which he won Chancellor's Medal। ये भी प्रश्न पूछा गया है। चांसलर मेडल टेनिसन को कब दिया गया था, तो 1829 में। In 1850, he was declared poet laureate of England, and in 1884, he was conferred the title of Lord by the Queen Victoria। 1884 में टेनिसन को लॉर्ड की उपाधि विक्टोरिया ने प्रदान किया। अगर उसके वर्क्स की बात की जाए तो in 1830 he published a small volume of poetry under title Poems Chiefly Lyrical। 1830 में एक छोटा सा काव्य संग्रह 18 कविताओं का उसने काव्य संग्रह प्रकाशित किया, जिसका टाइटल पोएम्स चीफली लिरिकल था। और 2 वर्षों के बाद in 1832 the second edition of Poems Chiefly Lyrical was brought out। In 1833 this was the turning point of Tenison's life। He received a severe jolt when Henry Hallam, his friend, and Hallam was betrothed to Emily Tennyson, died। 1833 में टेनिसन को एक गंभीर झटका लगा जब उसका मित्र हेनरी हैलाम, जिसकी मंगनी टेनिसन की सिस्टर एमिली टेनिसन से हो चुकी थी, 22 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है समुद्र में डूबने के कारण। His death resulted into composition of In Memoriam। और उसकी मृत्यु का सदमा टेनिसन को इतना गहरा पहुंचा, इतना गहरा आघात लगा कि उसने इन मेमोरियम लिखना शुरू किया, और इन मेमोरियम में कुल 133 कविताएं हैं। अब थोड़ा नोट कर लिए हो तो इन मेमोरियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए।
मिटा दें इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच। In memoriam was published in 1850। 1850 में इसका प्रकाशन हुआ था। It took almost 17 years of its completion। इन मेमोरियम को पूरा करने में टेनिसन को 17 वर्षों का वक्त लगा और 1850 में इसका प्रकाशन हुआ। कज़ामिया से it is full of intensity of pathos which is impossible to find in our language। Professor Herbert says it is song of broken heart of tension। Hazlitt says the pathos found full expression in memoriam। ये कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं, इसको आप नोट कर लें जो पूछे जाते हैं। नोट कर लें तो फिर आगे बढ़ें। कज़ामिया कहते हैं कि इट इज फुल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पैथोस, दारुण व्यथा की प्रगाढ़ता जितनी ज़्यादा इन मेमोरियम में टेनिसन ने व्यक्त किया है, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड इन आवर लैंग्वेज। कज़ामिया ये कहते हैं कि उस तरह की दारुण व्यथा जिसकी अभिव्यक्ति इन मेमोरियम में हुई है, हमारी भाषा में पाना लगभग असंभव है। हर्बर्ट कहते हैं इट इज सॉन्ग ऑफ ब्रोकन हार्ट ऑफ टेनिसन, ये टेनिसन के टूटे दिल का गीत है। और हैज़लिट कहते हैं द पैथोस फाउंड फुल एक्सप्रेशन इन मेमोरियम, इन मेमोरियम में दिल की जो व्यथा है, पीड़ा है, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति इन मेमोरियम में हुई। क्वीन विक्टोरिया ने भी कहा था, मिटा दे रहे हैं इसको।
Queen Victoria said, I find solace in memoriam next to Bible. अगर मुझे कहीं सांत्वना मिलती है मानसिक और हार्दिक पीड़ा में, अगर कभी मुझे सांत्वना की तलाश होती है तो बाइबल के बाद अगर कहीं ढाढ़स और सांत्वना मिलती है तो इन मेमोरियम के अध्ययन में मिलती है। ये स्टेटमेंट है इन मेमोरियम के बारे में क्वीन विक्टोरिया का, और इन विद्वानों के स्टेटमेंट से अंदाज़ा सहज रूप से लगाया जा सकता है कि 133 कविताओं में टेनिसन ने कितनी गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति दी है। और इसके साथ साथ टेनिसन वर्सिफाइड, ये भी इम्पोर्टेंट है, टेनिसन वर्सिफाइड मेलोडीज मॉर्टे डी आर्थर Meloris Morte de Arthur as Idylls of Kings. Idylls of Kings. ये मॉर्टी का मतलब होता है डिपार्चर, डी कहते हैं आपको, और आर्थर के बारे में पासिंग। हाँ जी, हेलो, किसी ने कोई आवाज़ दी, कोई क्वेरी है तो पूछ लें। मॉर्टे का मतलब ये होता है डिपार्चर, प्रस्थान करना। और अगर आपको वैसे ये जो है लैटिन वर्ड है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी सिसिली में हुई। थोड़ा सा अगर आप कहें तो मॉर्टे का मैं इतिहास बता दूं हल्का सा। तो मेलोरी की जो रचना है मॉर्टे डी आर्थर, उसका आइडियल्स ऑफ किंग के रूप में उसने वर्सिफिकेशन किया। मॉर्टे डी आर्थर वास्तव में गद्य रचना है और उसका पद्यानुवाद अंग्रेजी में टेनिसन ने पेश किया था। थोड़ा सा मॉर्टे की चर्चा आप लोगों को एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दूँ। आप लोग माफिया शब्द सुने हैं? कोई बताए माफिया का मतलब क्या होता है? हाँ जी, हैं? नहीं, विलेन नहीं होता है। नहीं गुड़िया, गुंडा भी नहीं। माफिया बड़ा प्यारा शब्द था, शब्द नहीं बल्कि ये स्लोगन था। दोनों नहीं, थोड़ा सा अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं 2 मिनट में बता दूं। सौरभ जी पता है माफिया का मतलब? हेलो, हैं? चलिए थोड़ा सा प्रकाश। हैं जी, हेलो, हालांकि ये विषय से हट करके है, लेकिन फिर भी जानना आप लोगों को जरूरी है। माफिया वास्तव में ये कोई एक शब्द नहीं है बल्कि स्लोगन था। और स्लोगन क्या था? MORT, मॉर्टे। ए है आमेला, F है फ्रैंकिया और I है इटैलिना और A जो है आमील। सो मार्टे, आमेला, फ्रैंकिया, इटैलिना, आमील। इसका मतलब भी जान लें। मार्टे का मतलब होता है डिपार्ट, भगा दो, खदेड़ दो।
आमेल्ला कहते हैं किल को, ये सिसिलियन डायलेक्ट है। फ्रैंकिया कहते हैं फ्रेंच पीपल को, और इटेलिना इन इटली। आमील कहते हैं एनक्रोच को। इनलीगल एनक्रोचमेंट को आमील कहा जाता है। घटना है 1832 की, रियल की तब की 1832 में इटली के सिसिली द्वीप पर फ्रांसीसियों ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया। हाँ जी, हेलो, बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा है। ANCH अब क्लियर है, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है नेटवर्क। मैं कह रहा था कि 1832 में, सॉरी 1872 में फ्रांसीसियों ने इटली के सिसिली के ऊपर कब्जा कर लिया, और इससे इटली के उस देशभक्तों ने एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उस अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का केवल एक मकसद था, बाय एनी हुक और बाय एनी क्रूक, टू गेट सिसिली इवैक्यूएटेड फ्रॉम द एनक्रोचमेंट ऑफ फ्रेंच पीपल। कि फ्रांसीसियों ने जो गैर कानूनी ढंग से सिसिली के ऊपर कब्जा किया है उसको खाली कराया है। और उस अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्लोगन गढ़ा, नारा, और वो नारा था मॉर्टे आमेला फ्रैंकिया इटेलिना आमील। इटली में गैर कानूनी ढंग से एनक्रोच करने वाले फ्रांसीसियों को मार डालो। डेपार्ट का मतलब होता है भगा दो या खदेड़ दो, दूर करो। और ये ऑर्गेनाइजेशन गुरिल्ला वार में माहिर था। 2 वर्षों तक लड़ाई चली, और 1874 में फिर सिसिली को फ्रांसीसियों ने मुक्त कर दिया, और फिर इसी के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन भी मर गया। आप लोगों ने मारियो फ्यूजो का एक नॉवेल पढ़ा होगा, गॉडफादर पढ़ा होगा। गॉडफादर के ऊपर दुनिया के सभी भाषाओं में फिल्म बन चुकी है, जिसका लेखक है गॉडफादर का मारियो फ्यूजो। मारियो फ्यूजो का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो माफिया के चीफ का कैरेक्टर है, जिसके बारे में आज भी पता नहीं चल पाया है। फिर मैं माफिया का इतिहास नहीं बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब माफिया कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक स्लोगन था। तो इस स्लोगन मॉर्टे आमेला फ्रैंकिया इटेलिना आमील के एक लेटर को माफिया के जितने भी सदस्य थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, वो अपने आप को माफिया कहा करते थे। तो माफिया का जो गठन हुआ था बड़े पवित्र उद्देश्य को लेकर के, वास्तव में एक पैट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन धीरे धीरे इसके सदस्य गलत कामों में लिप्त होते गए, और परिणाम स्वरूप माफिया आज बदनाम हो चुका है। माफिया को जनरली हम हुलिगन्स के रूप में मानते हैं, मिस्क्रिएंट्स के रूप में मानते हैं, या जो मसल पावर वाला व्यक्ति है उसको मानते हैं, गुंडे मवाली के रूप में मानते हैं। लेकिन माफिया बड़ा प्यारा शब्द था शुरुआत में। है इडिल्स ऑफ किंग ये मेलोडी की मार्टेड आर्थर का इंग्लिश वर्सिफिकेशन है। अब उसके कुछ फेमस वर्क्स की चर्चा कर ली जाए। फेमस वर्क्स, मैं ईयर सहित जो है लिखता चल रहा हूँ। द प्रिंसेस इन 1847, इन 1847 1847 में उसकी रचना द प्रिंसेस का प्रकाशन हुआ था, और इन मेमोरियम 1850 जानते ही हैं आप लोग, अभी अभी चर्चा हुई। इन मेमोरियम 1850, Ode on the Death of Duke of Wellington,
ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये 1852 में मॉड एंड अदर पोएम्स, ये किसी के यहाँ बड़े हंसी के ठहाके लग रहे हैं। इन 1854 और उसकी नेक्स्ट रचना है इडिल्स ऑफ द किंग 59। और इनोक आर्डेन 1864, The Holy Grail and Other Poems, ग्रेल कहते हैं कटोरे को डियर, द होली ग्रेल एंड अदर पोएम्स, वास्तव में ग्रेल पवित्र कटोरे, वो उस कटोरे का जिक्र होता है जिसमें मैगदालिन ने, जो जीसस की प्रेमिका थी और जीसस को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी मैगदालिन, जब जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था और हाथ पैरों में जो खीर ठोंकी गई थी, कांटों का ताज पहनाया गया था, तो जो खून निकला था, ऐसा कहा जाता है क्रिश्चियनिटी के अनुसार कि उस खून को एक कटोरे में मैगदालिन ने एकत्रित किया था। बाद में उसको जो है ढूंढा गया, जिसका जिक्र जो है इडिल्स ऑफ किंग में भी है। और नेक्स्ट है डिमीटर एंड अदर पोएम्स 89, डेमीटर्स एंड अदर पोएम्स, ये बेटा 1870। इसलिए पानी लेकर सो गए क्या? डेथ ऑफ इन, मिटा दें इसको। डेथ ऑफ इनन और अकबर्स ड्रीम, इन दोनों रचनाओं का जो है प्रकाशन हुआ था 1892। Besides these poems, he also wrote He also wrote 3 plays. तीन नाटक भी उसने लिखे थे, क्वीन मैरी, हेरोल्ड और बेकेट। क्वीन मैरी, हेरोल्ड एंड बेकेट, ये 1875 में, 1876 में और 1879।
अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऑन द ओकेजन ऑफ लॉरेंटशिप मिटाम नोट कर लिए हो तो फिर आगे बढ़े। ये प्रश्न पूछा गया है ऑन द ओकेजन ऑफ his lordship he composed 2 poems पहली है ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, और दूसरा है लाइट ब्रिगेड। डिस्क्रिप्शन ऑफ Sepoy Mutiny, run, Sepoy at Residency, रेजिडेंसी जानते हैं लखनऊ में रेजिडेंसी अटैक्ड ब्रिटिश रेजिडेंट्स and killed 172 Britishers including women and children. वास्तव में लाइट ब्रिगेड हिंदुस्तान में जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी 1857 में, जिसको हम सैनिक विद्रोह कहते हैं। म्यूटिनी का मतलब क्रांति नहीं होता है, और हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुई, छिटपुट जो है विद्रोह होते रहे। क्रांति और विद्रोह में बहुत अंतर होता है, खैर उसके विस्तार में क्या जाए। अब आप लोग ये बताते हैं कि क्या एडिल्स ऑफ किंग के 12 एडिल की चर्चा संक्षेप में की जाए कि नहीं की जाए? हाँ की जाए, मानेंगे नहीं आप लोग।
थोड़े से इविल्स ऑफ किंग के बैकग्राउंड समझ लिया जाए। पहली बात तो है कि वर्सिफिकेशन ऑफ Mallory's Mortality Arthur, it contains इडिल्स। कुल कितने इडिल हैं? रिलेटेड टू आर्थर्स राउंड टेबल। राउंड टेबल कोई गोल बेस नहीं है, बल्कि राउंड टेबल वाज चिवैलरिक ऑर्गेनाइजेशन founded by King Arthur. शिवैलरी कहते हैं शूरवीर यानी बहादुरों का एक संगठन था जिसकी स्थापना आर्थर ने की थी टू डिफेंड हिज किंगडम। राज्य की सुरक्षा के लिए उसने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, शिवैलरी ऑर्गेनाइजेशन, और नाम था उसका राउंड टेबल। इन राउंड टेबल देयर वर 12 knights in round table. Each knight was famous for his chivalric deed. नोट करने फिर जो है ये भी पूछा गया है कि राउंड टेबल किसमें है, तो ब्लैंक वर्ष में लिखा गया है। अभी कितना समय है बताओ? मित्रों, अब 12वें एडिल की चर्चा संक्षेप में कल कर लेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही, कल खत्म हो जाएंगे टेंशन।